टाउन स्टोरीज़ के टॉक शो में आप सब लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं आप सबका कि आप हमारे प्रोग्राम को रेगुलरली देख रहे हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक। ये बहुत बहुत इसके लिए आपको शुक्रिया हम कहते हैं, और आपका ये प्रोत्साहन ही हमें आगे बढ़ा रहा है ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और नए नए हमारे मेहमान को हम इंट्रोड्यूस कर सकें आपके लिए इस चैनल के थ्रू। हमारा मकसद यही है कि यूथ को जो है हम अच्छे से अच्छी मैसेज दें और लोग इसे फ़ैज़ उठाए और अपनी ज़िंदगी के अंदर इसे यूज़ करें। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जो भी हो सकता है हम लोग की तरफ से तो हम पहल कर चुके हैं, आप भी कीजिए और ज़रूर इसके अंदर आपको फ़ायदा मिलेगा। आज हमारे मेहमान है, बहुत ही दिग्गज है, राजस्थान में यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, श्री उपेंद्र सिंह जी है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं पिछले 24 सालों से, और मिजाज से शायर भी है, कवि भी है। कई किताबें इन्होंने लिखी है। अभी इनकी पिछली किताब आई थी जो कि बाबा साहेब अम्बेडकर पे थी, उनके विचारों के बारे में। फिर उन्होंने एक कविता और गज़ल की किताब भी लिखी है। आज ज़्यादा करके हम इनकी कविता और गज़ल के ऊपर बातचीत करेंगे, प्लस ज़िंदगी को भी हम छू के टच करके देखेंगे कि कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं हमारे मेहमान से, श्री उपेंद्र सिंह जी। हम चाहेंगे कि हमारे देखने वालों को आप अपने बारे में शॉर्ट में बताइए, आपका जो ज़िंदगी का सफ़र रहा है तो वो कैसा रहा है। सबको नमस्कार और धन्यवाद सर। जैसा कि आप बता चुके हैं, मैं उपेंद्र सिंह और पॉलिटिकल साइंस में मैं पढ़ाता हूँ। पॉलिटिकल साइंस पिछले 24 साल से राजस्थान में ही हूँ, और बेसिकली मैं यूपी के बनारस से हूँ, और सर्विस के पाने की दिशा में मैं राजस्थान अप्लाई किया और यहाँ नियुक्ति भी मिल गई, और बस टीचिंग चल रही है। तो कविता के बारे में और ये सब जो आप मतलब कर रहे हैं, तो ये मतलब कैसे ये आपके ख़्याल में दिमाग में आया कि आप कैसे ये भी लिखे हैं, कैसे करेंगे? जी, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, वहाँ जब मैं था तो वहाँ बड़ा लिटरेरी माहौल था, और रोज़ या कहिए अक्सर मुशायरे और कवि सम्मेलन हुआ करते थे। मैं महादेवी वर्मा के मकान के जस्ट बगल में रहता था, तो सुनते सुनते मेरे अंदर एक एहसास हुआ कि मैं लिख सकता हूँ और मुझे लिखना चाहिए। फिर पहले तुकबंदियाँ हमने की, जैसे किसी ने सुनाया तो उसी के तर्ज पर लिखने की कोशिश की। फिर लगा कि नहीं, मैं ठीक ठाक लिख ले रहा हूँ, मित्रों ने प्रोत्साहित किया। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, सुनना शुरू किया, गज़लें भी सुनी, पढ़ी भी। मैंने मीर को पढ़ा, मैंने गालिब को पढ़ा, मैंने फैज़ अहमद फैज़ को पढ़ा, इधर प्रसाद को, निराला को, महादेवी वर्मा को, और हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद के थे तो उनको पढ़ना लाजमी था। फिर गोरखपुरी को भी। तो ये एक कहिए कि भाव मेरे अंदर इकट्ठा हुआ, और फिर मैं उसको कभी कविता और कभी गज़ल के रूप में लिखने लगा। शायरी एक नेचुरल टैलेंट है, जिसे हम बोलते हैं खुदादाद सलाहियत या गॉड गिफ्ट बोलते हैं। तो इसे पहचानना, फिर बाद में इसको पॉलिश करना यानी कि तराशना, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने इस अपनी जो कला को पहचाना कैसे, फिर बाद में इसे आपने तराशा कैसे, तो हमारे देखने वालों को बताइए इसमें क्या मेहनत लगी आपकी और कैसे आपने इस चीज़ को अपने अंदर कल्टीवेट किया। इट्स रियली अ गुड क्वेश्चन सर। और जहाँ तक मेरा सवाल है, और ये बात मैं मानता हूँ कि नहीं, चाहे साहित्य की कोई विधा हो, गज़ल हो, नज़्म हो, या आप कविता लिखते हैं, कविता में भी और तुकांत कविताएं हैं, दोहे हैं, चौपाइयाँ हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो ये आपके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होती है। जो मौजूद नहीं है वो चीज़ बाहर नहीं आती है। तो जैसा मैंने कहा था कि मैंने सुनना शुरू किया, सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं गज़ल लिख सकता हूँ, मैं शेर व शायरी कर सकता हूँ। तो मैंने लिखना शुरू किया, लेकिन वो शुरुआत में बड़ी बचकानी चीज़ें होती थी और लगभग एक प्रकार से कहिए कि नकल होती थी। फिर
कोशिश ये हुई कि नहीं, इसको थोड़ी गंभीरता दी जाए, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। और मुझे लगता है कि यदि आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो आपको लिखने से पहले पढ़ना चाहिए। और उस वक्त जबकि हमें बहुत ज़्यादा अरबी फ़ारसी शब्दों का नॉलेज नहीं था, मुझे याद है मैंने दीवाने गालिब ख़रीदी। शुरू में समझ में नहीं आती थी, लेकिन फुट नोट में जो उसके मीनिंग होते थे उसको देखा तो हमारा शब्दकोश बढ़ा। फिर ऐसे मैं गज़लें सुना भी, जैसे बड़े गुलाम अली साहब हैं, जगजीत सिंह की गज़लें सुन करके फिर एक भाव क्रिएट हुआ और उसको मैंने लिखना शुरू किया। उसमें हमारे कुछ परिचित भी थे जो बहुत अच्छा लिखते थे, उनसे मैंने कुछ राय ली। उन्होंने स्केल के बारे में बताया, उन्होंने कि ऐसे लिखो, रदीफ़ और काफ़िया के बारे में बताया, तो धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होता गया। आपकी कोई ऐसी गज़ल जिसको आपने पहले लिखे होंगे तो प्लीज़ हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को ज़रा सुनाएंगे आप? जी बिल्कुल, तो मैं देख करके बोलूँगा क्योंकि ठीक है। चीज़ें याद नहीं रहती। और ये गज़ल मुझे बहुत पसंद है कि आसमां का सर भी धरती पे कहीं झुकता तो है, आसमां का सर भी धरती पे कहीं झुकता तो है, पेड़ कितना भी बड़ा हो एक दिन गिरता तो है, पेड़ कितना भी बड़ा हो एक दिन गिरता तो है, कट ही जाएगी सबेगम, कट ही जाएगी सबेगम, चाहे कितनी हो तवील, चाहे कितनी भी लंबी गम की रात हो वो कट जाती है। दामने मशरिक़ से सूरज वक्त पे उगता तो है, दामने मशरिक़ से सूरज वक्त पे उगता तो है। और एक और शेर पेश करना चाहूँगा कि जब भी दिल बेचैन करती है गुनाहों की खबर, जब भी दिल बेचैन करती है गुनाहों की खबर, आग सी ताकत नहीं फिर भी धुआं उठता तो है। और आखिरी शेर है कि गम नहीं कि वह नहीं कहता मुझे अपना उपेन, गम नहीं कि वह नहीं कहता मुझे अपना उपेन, यूं मिटा देता है मेरा नाम पर लिखता तो है, आसमां का सर भी धरती पे कहीं झुकता तो है, पेड़ कितना भी बड़ा हो एक दिन गिरता तो है, पेड़ कितना भी बड़ा हो एक दिन गिरता तो है। थैंक यू सर। हमारे देखने वालों को बताइए उपेंद्र जी कि एक प्योर गज़ल या कविता जिसमें जीवन की सच्चाई और जीवन की जो शुद्धता है उसे आप बयान करना चाहेंगे अपनी उस कविता में, तो अपने आप का शुद्धिकरण आप कैसे करते हैं, अपने आप को आप डिटॉक्सिफाई कैसे करते हैं, ये हमारे देखने वालों को बताइए। सर मुझे लगता है कि हमें दो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एक तो विचार है, आइडियाज़ होते हैं, और दूसरे एक्शन, कर्म होते हैं। और इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। गीत लिखना, गज़ल लिखना, नज़्म लिखना, भजन लिखना, ये भी हमारे कर्म के, क्रिया के एक पार्ट हैं। तो मुझे लगता है कि यदि आप कर्म में, चाहे वो लेखन का हो चाहे बातचीत का हो, शुद्धता लाना चाहते हैं तो आपके पास वैचारिक शुद्धता चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मेरी अपनी राय ये है, ज़रूरी नहीं कि सब इत्तेफाक रखें, लेकिन मुझे लगता है कि हमें हमारी वैचारिक अशुद्धता आती कहाँ से है, इसको यदि हम खोज लें तो शुद्धता की तरफ हम जा सकते हैं। लोभ, लाभ, क्रोध, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वैचारिक रूप से अशुद्ध करती हैं। तो यदि हम कुछ भी लिखने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं तो अपने को मैं क्या करूँगा कि मैं अपने को एलूफ कर दूँगा, एक एकांत की जगह लूँगा, और मैं चाहूँगा कि मैं एक बार अपने को विचार शून्य कर लूँ, जहाँ किसी प्रकार की लालसा न हो, वह कार्य करना ही मेरा उद्देश्य हो। जैसे हमें एक गीत लिखना ये उद्देश्य होना चाहिए, गीत फेमस हो ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमें एक कविता लिखनी है ये उद्देश्य होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि किताब बिकेगी तो मुझको इतना फ़ायदा होगा, लोग मुझे जानेंगे या हमारी शाबाशी करेंगे। तो एकांत में जा कर के मेडिटेशन भी उसका एक साधन हो सकता है कि आप पहले विचार शून्य हो जाइए और फिर अपने उस उद्देश्य को, चाहे आप भजन लिखना चाहते हैं,
चाहे गज़ल लिखना चाहते हैं ले आइए। आप पीछे जाएं और स्पेशली फ़िल्मी जगत में जाएं सर, तो कई मुस्लिम, जैसे इस मामले में हिंदू मुस्लिम नहीं बात है, लेकिन उन्होंने, मोहम्मद रफ़ी ने सबसे ज़्यादा भजन गाए हैं। तो यदि वो अपने को ये मान लेते कि मैं मुस्लिम हूँ, या ये विचार उनके दिमाग में आ जाता, तो वो गज़ल वो नहीं गा पाते या भजन नहीं कर पाते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने को वो गायक हैं और अच्छा गाना ये पर्पज रखा, तो उनका शुद्धिकरण हो गया। और आज मुझे लगता है कि हर मंदिर, हर चौराहे पे उनके भजन, हर जो ऐसे मौके आते हैं बजते हैं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, शायद ये एक तरीका हो सकता है शुद्धिकरण का। इस प्रसंग में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जैसे एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ, और मुझे लग रहा है कि ये जो दौर है इसमें बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ें घट रही होंगी। मैंने देखा कि जो रिश्ते हैं वे कहीं नेचुरल नहीं रह पाए हैं, उसमें कहीं तनाव है, कहीं खामोशी आ रही है, और इसलिए उनका जो प्राकृतिक स्वरूप है वह बिगड़ रहा है, टूट रहा है। इसीलिए परिवार और घर भी टूट रहे हैं। और फिर इस चीज़ ने जब मुझको परेशान किया, बेचैन किया, तो मैं घर से बाहर अपने ट्यूबवेल, ताल पे गया और खेतों में बैठ करके मैंने इस कविता को, घर पे लिखी हुई कविता घर से बाहर लिखी गई थी, तो एक प्रकार से अपने को मैंने प्योर किया और निरपेक्ष रह करके मैंने लिखने की कोशिश की। मैं, आप अनुमति दें तो मैं कुछ लाइनें पढ़ूँ उसकी। उस घर का मर जाना लाजमी है, उस घर का मर जाना लाजमी है, जिसकी खिड़कियों से कहकहों की ताज़ी हवा नहीं झरती, जिसकी खिड़कियों से कहकहों की ताज़ी हवा नहीं झरती, बल्कि झरते हैं व्यंग के बासी थपेड़े, जिसके दरवाजे लड़ते नहीं, तनाव से भिजे रहते हैं रात दिन, पर्दे भी अब हंसते नहीं, खामोशी से तने रहते हैं, चार टुकड़ों में बटी हुई छत पर परियां अब नहीं आती, चार टुकड़ों में बटी हुई छत पर परियां अब नहीं आती, चूल्हे की आग में राख हो गई है माँ की भूख, फर्श अब चप्पल नहीं पहनता, दबे पाँव चलता है सहम कर, सहमे हुए घर में झगड़े नहीं होते, पर प्रेम भी नहीं पलता, मुझे एक घर चाहिए जहाँ प्रेम भी हो, झगड़े भी हों, लेकिन रिश्ते हों। उपेन जी, हमारे देखने वालों को बताइए कि दोस्त चुनने का अधिकार हमारे पास है, बाकी सारे रिश्ते हमें बने बनाए मिलते हैं। तो ये जो हुनर है हमारे पास, इसको हम कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? जहाँ तक दोस्ती की बात है, यदि हम इसको फ़लसफ़ाना अंदाज में कहें, तो फ्रेंडशिप इज़ जस्ट लाइक अ शेयरिंग ऑफ वैल्यूज। मूल्यों को जब हम शेयर करते हैं, यानी हम इसको साधारण भाषा में कहें तो फ्रेंडशिप के लिए पहली चीज़ ये है कि शेयरिंग होनी चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, सुख की भी दुख की भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि वैचारिक समानता होनी चाहिए, सोच में वैचारिक समानता होनी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि सोच और साझेदारी महत्वपूर्ण है, वहाँ उम्र कोई मायने नहीं रखती। एक बच्चे का एक बड़े वृद्ध व्यक्ति से दोस्ती हो सकती है, यदि उनमें उस इमोशनल ट्यूनिंग है, साझेदारी है, दोनों एक दूसरे के सुख दुख, एक दूसरे की हंसी और खुशी को महसूस करते हैं, तो वहाँ दोस्ती हो सकती है। बाकी जो आपने कहा, सारे रिश्ते हम जैसे ही जन्म लेते हैं, माँ से हमारा रिश्ता हो जाता है, पिता से हमारा रिश्ता, माँ बहन, सब समाज डिफाइन करता है। एक दोस्ती ऐसी चीज़ है जहाँ हमारी स्वतंत्रता है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि हमें परिचय और दोस्ती के अंतर को भी समझना होगा। जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, जो आपको आपके नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, पुकारते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वे दोस्त हैं। दोस्त, जैसा कि एक मुहावरा भी है कि जो मौके पे आपके साथ खड़ा हो, मौका क्या है? आपका दुख सबसे बड़ा मौका है। मैं सुख भी नहीं मानता। आपकी तकलीफ़ में कौन खड़ा है? सुख में तो सभी आ जाते हैं, धनवान की सहायता करने सब आते हैं, गरीब की सहायता कौन कर रहा है? तो दुख में जो शरीक है, जो सम्मिलित है और अवसर पे
चाहे वो धन से, चाहे मन से, चाहे तन से खड़ा है, उसे हमें दोस्त समझना चाहिए, वे नहीं जो कि मौका आने पर आपसे दूर हो जाते हैं। तो अपना देखिए कि आपकी जो पसंद है, आप जिसको दोस्त बनाने जा रहे हैं, उससे आपकी मूल्य मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। कोई दो लोग ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं कि एक डिक्टेटरशिप को लाइक करे और दूसरा डेमोक्रेसी को लाइक करे। ऐसा हो नहीं सकता कि तानाशाही को पसंद करने वाला और लोकतंत्र को पसंद करने वाला दोस्त हो जाए, नहीं। वैल्यू में शेयरिंग होनी चाहिए, कॉमननेस होनी चाहिए। तो कॉमन फैक्टर जितने ज़्यादा रहेंगे, वो पसंद की हो, वो खाने की हो, वो पहनने की हो, वो सोचने की हो, कल्चरल बैकग्राउंड भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक बैकग्राउंड में भी होता है, गरीब गरीब से जल्दी जुड़ता है, तो वहाँ दोस्ती बेहतर तरीके से हो सकती है। एक चीज़ और इस दोस्ती के संदर्भ में मैं जोड़ना चाहूँगा, जो कि हमें भावात्मक रूप से मजबूत करती है हमारे कमज़ोर क्षणों में, वह यह कि जैसा मैंने कहा सुख और दुख, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज़ करता हूँ कि दुख में आपके साथ कौन है। और हमें कुछ लोगों की ऐसी ज़रूरत होती है जिनके कंधों का हम इस्तेमाल कर सकें, जिनके कंधों पे हम सर रख कर रो सकें, जिनके बाजू में हम बैठ कर के रो सकें। तो ये चीज़ भी मुझको लगता है होनी चाहिए। एक और चीज़ सर मैं जोड़ना चाहूँगा कि एक तो ये कि खामोशी नहीं आनी चाहिए दोस्ती में। यदि आप सच्चे दोस्त हैं तो हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो आपको उस समय, मान लीजिए कि हम 20 साल से 25 साल से किसी के दोस्त हैं और कहीं किसी तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग किसी तीसरे व्यक्ति के कारण हो गई, तो हमें वहाँ खामोशी अख्तियार नहीं करनी चाहिए, बल्कि अधिकार के साथ हमें अपने दोस्त से बात करनी चाहिए। और यह इसलिए कि उस पिछले 25 या 20 साल में उसने हमारे साथ जितनी अच्छाइयाँ की हैं, हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। उसकी 100 अच्छाइयों को, उसकी एक गलती भी हो तो हमें माफ़ करना चाहिए। हमको रिश्तों को बनाना बड़ी आसान चीज़ है, रिश्तों को निभाना मुश्किल चीज़ है। और मैं कहूँगा कि दोस्ती सबसे निस्वार्थ रिश्ता होती है। हमारा पत्नी, भाई, दूसरे रिश्तों में एक स्वार्थ है, हम बच्चों से भी एक स्वार्थ है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारी सेवा करेंगे, लेकिन दोस्त आपके साथ जो सच्चा दोस्त है वह किसी स्वार्थ के कारण आपसे नहीं जुड़ता है, बल्कि मैंने कहा आपकी फीलिंग, आपको वो अपना मानता है। दो जिस्म एक जान वाला जब कंसेप्ट आप ले आते हैं, तब एक अच्छी और लंबी दोस्ती निभती है। एक कहावत भी है कि जब बाप का जूता बेटे के पैर में आने लगे तो बाप को चाहिए कि बेटे को दोस्त समझे। लेकिन ये जो दोस्त समझने वाली चीज़ है ना, वो केवल बाप बेटे के रिश्ते में नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबसे प्योर फॉर्म जो है रिलेशनशिप में वह दोस्ती है। तो कोशिश हमें करना चाहिए कि एक पति, यदि हम पति की भूमिका में हैं, तो पत्नी को भी पत्नी के स्तर से ऊपर उठा करके उसको दोस्त बनाएं। यदि हमारी बहन है तो उसको भी हम बहन के रिश्ते में रहते हुए उस दायरे को तोड़ते ना हुए, लेकिन उसको हम बराबरी के लेवल पे ले आएँ और अपनी शेयरिंग को बढ़ाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोस्ती में शेयरिंग होनी चाहिए। आपकी बहन आपकी दोस्त है, यदि आप अपनी गलतियाँ, अपनी शरारतें भी उससे शेयर करते हैं कि मुझसे ये गलती हुई, इसका मतलब कि अब वो केवल बहन नहीं है, दोस्त है। पत्नी को भी अपने पति को दोस्त के रूप में लेना चाहिए। भाई को भी यदि हम दोस्त बना पाएँ तो जितने उस दोस्ती के नज़दीक जाएंगे उतना ज़्यादा हमारे रिश्ते मजबूत और अच्छे होंगे। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इंसान चाहता क्या है सर, इंसान को अंत में सुख चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, और यह हैप्पीनेस संतुष्टि से आती है। और यह संतुष्टि, आपके पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके पास संतुष्टि हो। यह संतुष्टि आती है रिश्तों के यकीन से, रिश्तों में विश्वास से। और विश्वास और यकीन तब आता है जब आप अपने सारे रिश्तों को, चाहे सामाजिक रूप से उस रिश्ते को हम कोई भी नाम दें, उसमें शेयरिंग है, सहभागिता है, यानी हम अपने सुख दुख को शेयर कर रहे हैं, तो वह दोस्ती का रिश्ता है। चाहे वो पिता के दायरे में हो, चाहे
पति के दायरे में हो, चाहे पत्नी के दायरे में हो, चाहे बहन के दायरे में हो, तो हमें सारे रिश्तों को दोस्ती के, जैसे हम कहते हैं ना कि मरने के बाद हमारा एक उद्देश्य होता है कि मोक्ष प्राप्ति हो या जन्नत मिले, तो मैं कहता हूँ कि वो तो मरने के बाद की चीज़ है। जिंदा रहते हुए आप अपने सारे लोगों को जो आपके इर्द गिर्द हैं दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए, तो मुझे लगता है कि आप दुनिया के सबसे प्रसन्न और संतुष्ट इंसान होंगे। उपेंद्र जी, हमारे देखने वालों को बताइए कि जैसा आपने एक जो किताब लिखी है जिसका शीर्षक है मुझे एक घर चाहिए, तो इस किताब के संदर्भ में कुछ हमारे देखने वालों को एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है, इसके बारे में बताइए। और उसके अंदर आप थोड़ा ये भी एक्सप्लेन कीजिए कि कविता और गज़ल इसमें क्या अंतर होता है, तो किस तरीके से इसको समझा जाए, ये बताइए। सर, जहाँ तक मेरी किताब का जो अभी भी पब्लिश हुई है और विमोचन हुआ है कल ही उसका, तो मुझे घर चाहिए उसका शीर्षक है। इसमें 45 कविताएं हैं और केवल घर पे नहीं है जो शीर्षक से इसका जाता है। इसमें माँ भी है, इसमें एक बड़ी लंबी कविता 5 पृष्ठ की बाबूजी पे है, पिताजी पे है। इसमें स्वाभाविक है कि कवि या गज़लकार प्रेम पे न लिखे तो उसका दीवान या उसका कविता संग्रह मुकम्मल ही नहीं होता। तो इसमें प्रेम की भी कविताएं हैं। इसमें जैसे गांधी जी पर एक कविता है तो इसको पॉलिटिक्स का लीजिए, या पत्रकारिता जो मीडिया है उस पर भी एक कविता है, आप लोग मीडिया से ही हैं। तो मैंने जीवन के सारे आयामों को लेने की कोशिश की है, लेकिन मेरे उसके साथ साथ मेरी सबसे बड़ी कोशिश ये रही हुई है कि आम भाषा में आम लोगों के लिए कविता लिखी जाए जो कि सहजता से उस चीज़ को समझ पाएँ जो मैं कहना चाहता हूँ। तो ये मूल थीम था, और मुझे घर चाहिए लिखने का मेन पर्पज़ यही था कि हम आजकल मकानों में रह रहे हैं, दीवारों में रह रहे हैं, और जहाँ रिश्ते नहीं हैं, संबंध नहीं है, बातचीत नहीं है, साझी संस्कृति नहीं है, माँ के रोने पर बेटा चारपाई से नहीं उठता है, भाई के गरीबी में कमाने वाले का कोई योगदान नहीं है, या दोनों में बोलचाल ही नहीं है, तो ये इन चीज़ों से घर टूटता है। मुझे लगता है कि नहीं, हमें एक ऐसा घर चाहिए जिसमें हम खुल करके हंस सके। इवन हम यदि मिल करके रो लेते हैं तब भी मैं कहता हूँ वह मकान नहीं है, वह घर है। दूसरा सवाल आपका बड़ा अच्छा है, टेक्निकल है थोड़ा सा। कविता और जो गज़ल का जो सबसे बड़ा अंतर है कि एक कविता, जैसे मैंने कहा बाबूजी की कविता 5 पेज की है, तो चाहे वो कविता 5 पंक्ति की हो या 5 पेज की हो, उसमें एक थीम होती है जिसमें वो मुकम्मल होती है कविता। गज़ल में शेर होते हैं, और जो 2 पंक्तियों का शेर होता है ना, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। पहले शेर का दूसरे शेर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम पहले शेर में खुदा के बारे में बात कर सकते हैं, दूसरे शेर में मकान के बारे में बात करते हैं, तीसरे शेर में शराब के बारे में बात कर सकते हैं, चौथे शेर में शबाब के बारे में बात कर सकते हैं, जंगल के बारे में बात। तो वो 2 पंक्तियों में हम एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि शेर में 2 लाइन में जैसे दोहा होता था, आप अपनी पूरी बात मुकम्मल कर लें केवल 2 पंक्तियों में। ये शायद उर्दू अदब की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि 2 पंक्तियों में आप अपनी बात, जैसे मैंने वो जो गज़ल सुनाई थी उसका एक शेर की, आसमां का सर भी धरती पे कहीं झुकता तो है, पेड़ कितना भी बड़ा हो एक दिन गिरता तो ये एक पूरा मैसेज है कि भाई घमंड मत करो, कितना भी बड़े हो जाओगे एक दिन आपको गिरना है। तो मुझको ये कहना था घमंड नहीं करना है, और 2 लाइन में अपनी बात ख़त्म कर दी। लेकिन पिताजी पे उनके दुख सुख दर्द, उनके व्यवहार को लिखने में मुझे 5 पेज लगे, तो उस पूरे 5 पेज में केवल पिताजी हैं, और इन 2 लाइन में अहंकार को लेकर के। तो ये बेसिक अंतर है। एक कविता एक थीम पे होती है, जबकि गज़ल के सारे शेर अलग अलग थीम पे हो सकते हैं। अब इस अंतर को सर हम एक कविता और एक गज़ल, एक थोड़ा थोड़ा टुकड़ा हम पढ़ेंगे, उससे अंतर ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। बाबूजी जिस कविता का मैं जिक्र कर रहा था,
वो 5 पेज तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन उसका एक पैरा मैं पढ़ रहा हूँ कि याद नहीं बचपन में उनकी उंगली पकड़कर चला या नहीं, याद नहीं बचपन में उनकी उंगली पकड़कर चला या नहीं, याद नहीं उनकी गोद में खेला या नहीं। वैसे भी वह पीढ़ी बहुत अलग थी, वैसे भी वह पीढ़ी बहुत अलग थी। अपने बीवी बच्चों से प्यार जताना गुनाह समझा जाता था तब, शायद वे भी यही समझते थे, तभी तो माँ बात करती थी उनसे किवाड़ के पीछे से। फिर भी मैं चाहता था कि एक बार उनके कंधे पर चढ़ूं और देखूं उचक उचक कर सारा जहान। मुझे लगता था उनके कंधे से बस थोड़ी ही दूर होंगे हवा में तैरते रुई के सफ़ेद पहाड़ और नीला आसमान, बिल्कुल मेरे हाथ के बराबर की दूरी पर। ऐसे में उनका कद मुझे हिमालय की चोटी सा लगता, मेरे लिए असंभव की संभावना थे बाबूजी। तो ऐसे ऐसे कई पैरे हैं जिनके माध्यम से मैंने बाबूजी की कविता लिखी है। अब जैसे हम आते हैं गज़ल पे, तो उसका एक एक शेर अपने आप में मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक गज़ल पढ़ने जा रहा हूँ कुछ शेर उसके, कि वे अपने जुर्म के चेहरे कुछ इस तरह छुपाते हैं कि कंबल ओढ़कर मधुमक्खियों के घर गिराते हैं। 2 लाइन में आपने ये बता दिया कि जैसे कंबल ओढ़ करके हम चोरी से मधुमक्खियों के घर को गिराते हैं, तो कुछ लोग वैसे ही अपने चेहरे पे चेहरा लगा करके अपने जुर्म को छुपाते हैं। तो 2 लाइन में हमारी बात पूरी हो गई। लेकिन अगली जो बात है वो उस पहले शेर से बिल्कुल अलग होगा। जैसे देखिए, पसीने से मैं होकर पाक पवित्र, पसीने से मैं होकर पाक खेतों से निकलता हूँ, किसान हूँ। पसीने से मैं होकर पाक खेतों से निकलता हूँ, ये खूनी दस्त वाले रोज़ गंगा जल चढ़ाते हैं। जो मेहनत से जी रहा है, ईमानदारी से जी रहा है, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पसीने से ही पवित्र हो जाता है। एक और शेर, उन्हीं के दर पे एक दरवेश को रोटी नहीं मिलती, उन्हीं के दर पे एक दरवेश को रोटी नहीं मिलती, निवाले छीन कर सबका जो अपना जर बढ़ाते हैं। संपत्ति निवाले छीन कर सबका जो अपना जर बढ़ाते हैं। और आखिरी लाइन पढ़ देता हूँ कि जुबां वालों की नक्कादी उपेंद्र बेहतर है उन सब से। नक्कादी मतलब आलोचना। जुबां वालों की नक्कादी उपेंद्र बेहतर है उन सब से, तुम्हारी बात पर हरदम जो अपना सर हिलाते हैं, झूठे हिला रहे हैं सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। उससे बढ़िया है कि लोग आपकी आलोचना करें, आप अपनी गलतियों को समझें। वे अपने जुर्म के चेहरे कुछ इस तरह छुपाते हैं कि कंबल ओढ़कर मधुमक्खियों के घर जलाते हैं, कि कंबल ओढ़कर मधुमक्खियों के घर जलाते हैं। ये थे उपेंद्र जी। आपने सुना इनको, देखा इनको, और जो भी आपने सीखा और जो समझा, इसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कीजिए। खुश रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा प्रोग्राम। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच।